welcome to Unit 5 Steel Roof Truss, and today we will see the introduction part of steel roof truss, and we will also do the calculation part of wind load कि कैसे हम लोग wind load निकालते हैं किसी भी रूफ ट्रस के ऊपर, क्योंकि डेड लोड, लाइव लोड और ये सब तो आप आसानी से निकाल लेते हैं। विंड लोड निकालने का तरीका कुछ अलग होता है और उसको एक जो कोड है आपका 875 पार्ट 3, ऑन दैट बेसिस हम लोग करेंगे, उसके हिसाब से काम करेंगे। यहाँ पे आपको IS 800 का यूज नहीं करेंगे जब कैलकुलेशन ऑफ लोड करते हैं, ठीक है, उसके लिए एक अलग ही कोड है। तो इन दिस सेशन वी विल सी टाइप्स ऑफ स्टील रूफ ट्रस, कैसे उसको सिलेक्ट करते हैं, उसके टाइप्स वगैरह देखेंगे। तो एक थ्योरेटिकल पोर्शन भी यहाँ पे है जो पूछा जाता है। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ पैनल पॉइंट लोड्स फॉर डेड लोड, लाइव लोड एंड विंड लोड। तो इसमें सबसे जो टेढ़ा है वो निकालना, वो है विंड लोड। विंड लोड के हिसाब से हम लोग कैसे उसका प्रेशर इंटेंसिटी निकालेंगे, हमारे जो भी जो मेंबर ऑफ ट्रस है उसका, तो वो थोड़ा सा ये है। उसके बाद एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ स्टील रूफ ट्रस की बात करेंगे। तो स्टार्टिंग विथ स्टील रूफ ट्रस, ये क्यों क्या है। तो रूफ ट्रसेस बिकम नेसेसरी व्हेन स्लोपिंग रूफ्स हैव टू बी प्रोवाइडेड। जहां पर भी स्लोपिंग रूफ प्रोवाइड करना होता है वहां पे हम लोगों को ये ट्रस जो है, रूफ ट्रस, उसकी आवश्यकता पड़ती है। मतलब स्लोपिंग रूफ करने मतलब जो पिच रूफ की बात कर रहे हैं, तो जहां भी इस तरह का स्लोपिंग करना है वहां पे आपका स्लोपिंग जो ये ट्रस जो है वो प्रोवाइड करना पड़ता है इसको सपोर्ट करने के लिए। तो सपोर्ट करने के लिए हमारा ट्रस जो है कैसा भी हो सकता है, कोई भी टाइप्स का हो सकता है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ रूफ ट्रस। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, रूफ ट्रस का डिजाइन करना होगा, ठीक। सो एट प्लेसेस ऑफ हैवी रेनफॉल और हैवी स्नोफॉल, स्लोपिंग रूफ्स आर नेसेसरी विच हैव टू बी सपोर्टेड बाय रूफ ट्रसेस। तो यही रूफ ट्रसेस जो है, ये जो यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो स्टील के बने हुए होंगे, इसलिए इसको हम लोग स्टील रूफ ट्रस बोल रहे हैं। तो स्टील रूफ ट्रस का एक अपना इंपॉर्टेंस है और ये प्रोवाइड किया जाता है जहां पर भी, जिस एरियाज में भी स्नोफॉल है या हैवी रेनफॉल होता है वहां पे पिच रूफ प्रेफर किया जाता है। जैसे हम लोग के रीजन की बात करें, यहाँ पे जो टेरन है, यहाँ पे जो रेनफॉल है वो पीरियोडिक है। कभी कभी जो से मानसून हुआ या कुछ रेनी सीजन है, बस बारिश उसी समय होती है। और ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं कि अलग अलग सीजन में बारिश, मतलब कहीं ऐसा जगह भी होता है जहाँ पे स्नोफॉल हो गया, रेनफॉल हो गया, बहुत ज़्यादा होता है। तो उस एरियाज में आप देखेंगे ज़्यादातर यही इस तरह का पिच रूफ जो होता है, स्लोपिंग रूफ जो होता है, वो प्रोवाइड करते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको आप लोग, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, अभी जो हम लिखेंगे यहाँ पे उसको आप लोग नोट करिएगा जरूर, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको सुन सकते हैं बाद में भी और आप पढ़ के भी समझ सकते हैं, तो बहुत भारी चीज़ नहीं है। ओके, so coming to the second point, workshops, warehouses, industrial buildings, etc. also need sloping roofs and hence roof trusses are provided. तो कहीं कहीं क्या होता है, जो वर्कशॉप वगैरह होते हैं वहाँ पे क्या चाहिए, लाइट चाहिए आपको, अंदर में स्पेसिंग चाहिए, लाइट चाहिए। तो बहुत अच्छा खासा हेडरूम चाहिए, बहुत ऊंचाई पे रहता है। जैसे अपना वर्कशॉप कॉलेज का देखा होगा आपने, तो ऊपर में भी ट्रस लगा हुआ है, तो आप लोगों ने जरूर देखा होगा, राइट। तो ट्रस लगा के उसको काफी ऊंचाई पे बनाया हुआ है, प्लस देखेंगे लाइटनिंग सिस्टम भी किया हुआ है वहाँ पे, ग्लास लगा के कितना अच्छे से वहाँ लाइट आता है। अगर आप वर्कशॉप में गए होंगे शुरू में ही तो देखा होगा कि काफी लाइट आता है, काफी वहाँ पे लाइट का जो इंटेंसिटी है बहुत हाई रहता है और काफी क्लियर चीजें वहाँ दिखती हैं। प्लस वो क्या है, वर्क स्पेस को बढ़ा देता है, इसलिए वर्कशॉप वगैरह में चीजें रूफ ट्रस का यूज किया जाता है। फिर वेयर हाउस हो गया, जैसे गोदाम वगैरह भी देखते होंगे, या इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स, ठीक है, जो इंडस्ट्री वगैरह होते हैं वहाँ पे अधिकतर आपको पाया जाएगा रूफ ट्रस का यूज करके। वहाँ पे ऊपर से रूफिंग मटेरियल जो भी होता है, एस्बेस्टस हो गया या और भी किसी तरह के मटेरियल को लगा के रूफ बनाया जाता है, लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए हमारा स्टील रूफ ट्रस काफी यूज किया जाता है। So for many single story buildings, sloping roofs on trusses are common. तो सिंगल स्टोरी बिल्डिंग्स जहाँ पे कि इस तरह के रिक्वायरमेंट होते हैं, स्लोपिंग रूफ की जरूरत पड़ती है, वहाँ पे ये ज़्यादातर पाया जाता है। और सिंगल स्टोरी बिल्डिंग ही बनेगा ना इससे, इस पे तो हम लोग डबल स्टोरी नहीं बना सकते हैं क्या। तो ये सिंगल स्टोरी बिल्डिंग में मोस्ट कॉमनली पाया जाएगा, जहाँ पर भी उस तरह के रिक्वायरमेंट होगा, जहाँ रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो या जहाँ पे नीड हो, उस तरह का रिक्वायरमेंट हो कि हमें ज़्यादा हेडरूम चाहिए, ज़्यादा वर्क स्पेस चाहिए, तो उस केसेस में इसका यूज करेंगे। तो इसके बारे में बहुत सारे चीज़ें हैं जो आप पढ़ेंगे जाके, तो जाके आप लोग बुक में भी देख सकते हैं इसके थ्योरेटिकल पोर्शन को कि स्टील ट्रस क्या है, कहाँ यूज करेंगे, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, ये सब चीज़ें वहाँ से पढ़ेंगे, राइट। इसके टाइप्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या टाइप्स के हो सकते हैं। तो स्टील रूफ ट्रस की बात करेंगे तो
बहुत टाइप के हो सकते हैं। तो गोइंग जो फर्स्ट हम लोग ये समझ लेते हैं कंपोनेंट क्या हो सकते हैं। तो ये एक आपको फिगर दिख रहा होगा जिसमें कि स्टील रूफ ट्रस का ये क्रॉस सेक्शनल व्यू दिख रहा है। तो ये हाफ पोर्शन दिख रहा है, इधर भी होगा, इधर भी इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये हाफ पोर्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इसमें जो भी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे, जो ये कनेक्शंस देख रहे हैं, तो ये सब क्या है, स्टील रूफ ट्रस का ही पार्ट है। तो स्टील रूफ ट्रस अगर बेसिकली कहा जाए तो इसमें वो ट्रस है, इसको छोड़ के ये जो एसी सीट आप देख रहे हैं ये एक्चुअली रूफ का कवरिंग है। रूफ कवरिंग जो है ये एसी सीट से मतलब एस्बेस्टस से इसको क्या है कवर किया गया है। ये रूफिंग कवरिंग, रूफिंग मटेरियल हो गया, रूफ को कवर कर रहा है। तो इसको सपोर्ट करने के लिए ये जो रूफ ये जो आया, ये वाला पहला जो लेयर आपको दिख रहा होगा ये वाला, इसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, ये ट्रस बनाया हुआ हमने। तो इस ट्रस में अगर देखेंगे तो डिफरेंट पार्ट्स इसमें दिखेंगे आपको। तो इसमें देखिएगा कि अलग अलग यहाँ पे मेंबर्स लगे हुए हैं, ट्रस के मेंबर, जैसे ये एक मेंबर हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, ये सब क्या है, मेंबर ऑफ ट्रस, ठीक है। ये इसको वेब मेंबर भी बोलते हैं, ये मेंबर ऑफ ट्रस हो गया, इसको वेब मेंबर भी बोल सकते हैं या मेंबर्स है। इसमें कुछ पार्ट्स को आपको समझने हैं, जैसे ये जो है, ये नीचे वाला जो दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं मेन टाई बार, मेन टाई बोलते हैं, या इसको और अच्छे से जाना जाए तो वो बोलते हैं बॉटम कॉर्ड, कॉर्ड बोलते हैं, डी होगा, ठीक है, बॉटम कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। समझ रहे बात को, बताइए। यस सर। उसके बाद यस सर। उसके बाद जो ये वाला पोर्शन होता है, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं टॉप कॉर्ड, टॉप कॉर्ड, ठीक। उसके अलावा और भी जो यहाँ पे पार्ट्स हैं जिसको समझना इंपॉर्टेंट है। इसका जो नाम है, दूसरा नाम टॉप कॉर्ड का हम लोग बोल सकते हैं राफ्टर, प्रिंसिपल, सॉरी एल होगा, प्रिंसिपल राफ्टर, ठीक। इसके ऊपर जो ये आता है इस तरह का जो हॉरिजॉन्टल मेंबर होगा उस पे, उसको बोलते हैं पर्लिन्स, राइट। मतलब अगर कहा जाए इस तरह का रूफ है और इस तरह से अगर हम बनाए इसको, आप देखिए तो ये यहाँ पे राफ्टर्स लगा होगा, ट्रस बना होगा, ठीक है। और ये जो पार्ट होगा ऐसे ऐसे जो लगा हुआ है ये वाला, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो पार्ट लगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये है आपका पर्लिन्स। इसका भी डिजाइन आपको पढ़ना है, ठीक है। ये जो पोर्शन हो गया इसको हम लोग बोलते हैं, जो चीजें, ये वाला चीज प्रिंसिपल राफ्टर या टॉप कॉर्ड, ये वाला, क्योंकि ये एक किसी सेक्शन का होगा, कहीं एक जगह का होगा, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं राफ्टर। और ये वाला जो मेंबर हो गया, हॉरिजॉन्टल मेंबर जो देख पा रहे हैं, इसको हम लोग बोलेंगे पर्लिन्स। ये दोनों में समझ में आ गया दोनों चीज, बताइए। यहाँ पे एक और चीज देखना है, वो देखिए ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस पार्ट को, इसको हम बोलेंगे रिज, रिज बोलेंगे, RIDGE, रिज बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद एक और आता है जो ये पोर्शन है, ये वाला, इसको भी एक नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं ईव। ये पूछा जाता है, ठीक है, ये सब पूछा जाता है आपको ऑब्जेक्टिव में। तो यहाँ पे दो तीन चीज आप समझ गए, एक तो पर्लिन्स समझ गए, राफ्टर समझ गए, ठीक, ये राफ्टर हो गया, राफ्टर, ईव और रिज समझ गए, पर्लिन्स समझ गए। ये बात समझ में आई, बोलिए। ये चारों चीज में डिफरेंस पता चल गया, यस सर। ठीक है। उसके अलावा अब यहाँ पे जो कनेक्शंस देख रहे हैं, इसमें कहीं पे क्लिट लिखा हुआ है, क्लिट एंगल की बात कर रहे हैं, है ना। गसेट प्लेट लिखा हुआ, मतलब गसेट प्लेट, तीनों मेंबर को जोड़ने के लिए यहाँ गसेट प्लेट ऐसे लगा हुआ है, और तीनों मेंबर ऐड है। तो हम लोग तो यही करते आए हैं अभी तक, तीनों मेंबर देखिए, यहाँ गसेट प्लेट लगा के तीनों दोनों मेंबर ऐड है, यहाँ पे गसेट प्लेट लगा के ऐड किया हुआ है, यहाँ पर भी गसेट प्लेट लगा के ऐड किया हुआ है, गसेट प्लेट लगा के ऐड कर दिया गया, राइट। ये सब चीजें हो रखी हैं। तो ये जो भी मेंबर आप देख रहे हैं, ये कौन से मेंबर हो सकते हैं, बोलिए। टेंशन मेंबर हो सकता है, या
कॉम्प्रेशन मेंबर हो सकता है। ठीक है, हालांकि जो भी ट्रस्ट मेंबर है, आपने अगर एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट किया है तो आपको पता हो कि हर ज्वाइंट पे हम लोग क्या करते थे, टोटल मोमेंट को जीरो करते हैं, याद है? बोलिए, मॉस में पढ़े थे, याद है? बताइए। यस सर। इसका मतलब क्या यस हुआ सर। कि यहाँ पे यस सर। या तो टेंशन आएगा या कॉम्प्रेशन आएगा। आपको तो एनालिसिस करने भी आता है मुझे लगता है, क्योंकि हम लोग ये सब सीख चुके हैं। मान लीजिए इस तरह से किसी कोई लोड यहाँ पे आ रहा है, नीचे सपोर्ट है, तो हम लोग निकाल लेते थे कि ये कॉम्प्रेशन में आएगा, ये टेंशन में आएगा। इस तरह से हम लोग निकाल लेते थे कौन टेंशन में, कितना टेंशन फोर्स आएगा, उसमें कितना लोड आएगा, वो भी निकाल लेते थे। तो एनालिसिस करने तो आपको आता है ना? बताइए, पूछेंगे हम। यस सर। मतलब एनालिसिस कर सकते हैं, कोई भी अगर लोड दे दिया है, नीचे सपोर्ट दे दिया है, तो वी कैन कैलकुलेट फोर्सेस इन द मेंबर। यही एक पार्ट है डिजाइन का, यही एक पार्ट है। जो भी स्टील रूफ ट्रस का डिजाइन की बात करते हैं तो सबसे पहला चीज वहां आता है एनालिसिस ऑफ ट्रस। और एनालिसिस ऑफ ट्रस कहने का मतलब क्या हुआ कि फोर्स निकालना है, फोर्स इन मेंबर्स। जितने भी ट्रस के मेंबर है उसमें फोर्स को निकालना, और ये आप जानते हैं, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हम दोबारा बताएंगे भी नहीं अभी आपको। तो जो भी फोर्स निकालने का तरीका है वो वही रहेगा। ठीक है, जो मेथड ऑफ ज्वाइंट, मेथड ऑफ सेक्शन पढ़े हैं ना। मेथड ऑफ ज्वाइंट में क्या करते थे, एक ज्वाइंट लिया, उसको हम लोग जो भी यहाँ पर हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम है उसको लगाया और सोल्व कर लिया। इसी तरह से सेक्शन मेथड में भी हम लोग एक सेक्शन कट करके उसका इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाते थे और निकाल लेते थे फोर्सेस। समझ रहे हैं बात को, समझ पा रहे हैं ना? बोलिए। यस सर। तो यस मीनिंग सर। मीनिंग कहने यस का सर। ये है कि हम लोगों को पहले एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट करने आना चाहिए, और वो आपको आता है। और जैसे ही आप फोर्स निकाल लेंगे ट्रस्ट मेंबर में, इसका मतलब आपको पता चल गया कि कौन सा मेंबर में कितना फोर्स लगेगा। अब हम ये बोलेंगे इसमें कितना फोर्स लगेगा, तो आप बता दीजिएगा इतना फोर्स लग रहा है। ठीक, तो जो भी मेंबर होगा वो या तो टेंशन मेंबर होगा या कंप्रेशन मेंबर होगा। तो टेंशन मेंबर होगा, हमको लोड पता चल गया उसके ऊपर। तो टेंशन मेंबर पे अगर लोड पता चल जाएगा तो क्या हम टेंशन मेंबर का डिजाइन कर पाएंगे? बोलिए। यस सर। हो जाएगा, याद है टेंशन मेंबर में कैसे डिजाइन करते थे? कंप्रेशन मेंबर यस कंप्रेशन सर। का मेंबर है, और उस पर लोड हमको पता चलेगा, कंप्रेसिव लोड फोर्स जो आपने निकाला एनालिसिस करके कितना है। क्या हम कंप्रेशन मेंबर का जो डिजाइन मेथड था उसका यूज करके डिजाइन कर लेंगे? बताइए, हो जाएगा? यस सर। हो जाएगा। ठीक है, ये यस हो सर। जाएगा। तो यही यहाँ पे डिजाइन है। पहला काम ये और दूसरा काम ये, इसका डिजाइन। पहला काम एनालिसिस करना लोड का, लोड निकालने वाला काम, यही लोड निकालने का काम हो गया। और जैसे ही लोड निकल जाएगा हमारा काम हो जाएगा, ये लोड ही निकालना है मेन है। दूसरा काम तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, टेंशन मेंबर का कैसे डिजाइन करेंगे, कॉम्प्रेशन मेंबर का कैसे डिजाइन करेंगे, ऑलरेडी हमने पढ़ा है। रूफ ट्रस के केस में ऐसे ऐसे पढ़ेंगे, सिलेंडरनेस रेशियो, तो ये तो वो कितना सारा चीज पढ़े हैं। इसके बाद जब ये डिजाइन करते हैं तो इसमें आपको पता है एंड कनेक्शन का भी डिजाइन करना होता है ना? एंड कनेक्शन का भी डिजाइन कीजिएगा, क्योंकि गसेट प्लेट लगाना है एक तरफ, इधर भी गसेट प्लेट, इधर भी गसेट प्लेट, दोनों का डिजाइन कर देना है। समझ गए? ये काम कर सकते हैं। चलिए, तो ये चीजें कर सकते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे एक चीज ऐसा है जो इसको थोड़ा डिफिकल्ट बनाता है, इसको थोड़ा सा और पेचीदा बनाता है। अब वो क्या है, कोई बता पाएंगे कहाँ पे यहाँ मुश्किल आएगा? आइडिया किसी को? वेन लोड निकालने में सर। वेरी गुड। जो लोड कैलकुलेशन है ना, सबसे इंपॉर्टेंट वही है, लोड कैलकुलेशन। राइट, लोड का कैलकुलेशन करना। क्योंकि अगर हम यहाँ लोड की चर्चा करेंगे तो यहाँ पे डेड लोड भी आएगा, लाइव लोड भी आएगा, विंड लोड भी आएगा, स्नो लोड भी आएगा। जहाँ बर्फीला जगह है, जहाँ पे बर्फबारी होता है, उस जगह पे देखिएगा पिच रूप बहुत बनता है ना? ताकि पिच रूप बनने से क्या होगा,
स्लोपिंग रहने से जो है इस पे ठहरेगा नहीं और निकलते जाएगा धीरे धीरे, जैसे ही थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा वो निकल जाएगा नीचे, रूफ हमारा क्लियर रहेगा। तो इन चीज़ों को निकालना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये चलिए, ये सिंपल तरीका है। डेड लोड का मीनिंग क्या हुआ, किसका लोड, बोलिए, या तो राफ्टर का लोड, राइट, पर्लिन का लोड, राइट, और भी कोई मेंबर ट्रस्ट जो भी इसका मेंबर होगा उसका लोड, राइट, उसके बाद बॉटम कोड, टॉप कोड, जो भी बोलते हैं, या टाई जो भी बोल रहे हैं, है ना, इसी सब का लोड आएगा। और आएगा एक रूफिंग मटेरियल, जो रूफिंग मटेरियल मतलब यूज किया जाएगा, जो इसके ऊपर रूफ का मटेरियल आता है उसका लोड। तो इन सब का लोड तो हमको पता चल जाएगा, जो मटेरियल होगा उसका आपको लोड जो है कोड में जाइएगा, IS 875 पार्ट 1 सारा डेड लोड आपको मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद लाइव लोड की बात करेंगे, ये भी हमारे कोड में दिया हुआ है, IS 875 पार्ट 2, जाइए सारा लाइव लोड मिल जाएगा आपको, किस एरिया में कैसे हम लोग कितना लाइव लोड ले लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, वो वहाँ दिया रहेगा। और आपको क्वेश्चन में भी ऐसे दे देगा, इसके लिए टेंशन नहीं लेना। उसके बाद आता है विंड लोड, ठीक। सबसे ज्यादा यहाँ अगर मुश्किल है निकालना वो है विंड लोड। क्यों मुश्किल है बताइए, बोलिए, क्यों मुश्किल लग रहा है। तो बदलते रहेगा। वेरी गुड। जो विंड लोड है वो नेचुरल चीज है, वो नेचुरल फोर्स है एक तरह से, एंड दैट में चेंज, वो नेचर के हिसाब से चेंज करे, कभी हवा इधर से, कभी हवा उधर से, कभी हवा इस एंगल से, कभी हवा उस एंगल से। तो एक कंट्रोल का चीज नहीं है। तो ये क्या है, ये डिपेंड करता है, विंड लोड जो है हम लोग एक जो आपका कोड है ना, कोड को फॉलो करते हैं। और जो कोड कहता है कि अगर हमारा जो जगह है ना, मान लीजिए अभी हम बिहार में बैठे हैं, पटना में बैठे हैं आप, या जो भी जिला में बैठे हैं, और कोई अलग जगह की हम बात करें, तो हर जगह पे अलग अलग विंड का प्रेशर हो सकता है, अलग अलग विंड प्रेशर के लिए फैक्टर्स हो सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स ऑन विच विंड लोड डिपेंड्स। तो उसी फैक्टर जो वो समझना है कि किस जोन में क्या होगा, किस एरिया में, किस सिटी में किस तरह का विंड लोड आता होगा। तो क्या किया गया है, जो कोड है आपका उसमें 50 साल का जो रिकॉर्ड है उसको निकाल के अपडेट किया जाता रहता है बार बार, कि इतना वहाँ पे विंड प्रेशर, विंड इंटेंसिटी, ये वो। तो बहुत सारा फैक्टर जो भी कॉफिशिएंट होते हैं, रिस्क कॉफिशिएंट, तो क्या क्या चीज़ें हैं टेरेन के हिसाब से, सारा फैक्टर वहाँ पे कोड में दिया हुआ है। और वो कोड अपडेट होते रहता है, रिवाइज होते रहता है डे टू डे। और वो 50 साल का जो पिछला रिकॉर्ड है उस सिटी का, उस जगह का, उसके हिसाब से स्टडी करके बनाया जाता है, ठीक है। तो विंड लोड निकालना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे यहाँ पे। अगर विंड लोड निकालना आ गया मतलब स्टील रूफ ट्रस जो है आसान हो जाएगा। उसके बाद स्नो लोड, स्नो लोड आपको ये भी पता चल जाएगा, ये भी आपको कोड में दिया हुआ है, पार्ट 4 में जाएंगे, ये पार्ट 3 में दिया है इस कोड के, ये पार्ट 4 में दिया है स्नो लोड। इसके बारे में भी आपको, इसको कैलकुलेशन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये और ये और ये तीन चीज़ आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन जो विंड लोड है वो थोड़ा सा टेढ़ा है, उसको निकालना आना चाहिए, वही हम लोग सीखना है इस चैप्टर में, इस यूनिट में, ठीक। चलिए उसके बाद जब डिजाइन करना होगा तो बस इसका कॉम्बिनेशन यूज करना है, कॉम्बिनेशन। अब ऐसा तो होगा नहीं कि हर जगह ये सब चीज होगा, है ना। कहीं हो सकता है डेड लोड हो प्लस लाइव लोड हो, कहीं हो सकता है डेड लोड हो प्लस लाइव लोड हो प्लस विंड लोड हो, कहीं हो सकता है डेड लोड हो प्लस स्नो लोड हो, ठीक है, विंड लोड भी हो सकता है। तो कॉम्बिनेशन अलग अलग हो सकते हैं, तो जैसा कॉम्बिनेशन वैसा डिजाइन। जिस तरह कॉम्बिनेशन हम लोग देखेंगे ज़्यादा क्रिटिकल जिसमें होगा उसको डिजाइन कर लेंगे, है ना। तो इस तरह से हम लोग इस कॉम्बिनेशन को ट्राई करेंगे, कौन सा कॉम्बिनेशन ज़्यादा क्रिटिकल है, और जो ज़्यादा क्रिटिकल मतलब जो सबसे ज़्यादा लोड है उस पर हम लोग रूफ ट्रस का डिजाइन करेंगे। चलिए यहाँ तक बात आप लोगों को क्लियर हुई, बोलिए, बताइए। यस सर। तो अब क्या लग रहा है, स्टील रूफ ट्रस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कैलकुलेशन ऑफ विंड लोड, विंड लोड का कैलकुलेशन ऑन रूफ,
जो रूफ ट्रस है उस पे हमारा विंड लोड कितना आएगा, यही निकालना सबसे इम्पोर्टेंट है। अब हमको रूफ पे चलना होगा, समझना होगा कि रूफ ट्रस में क्या होता है नहीं होता है, उसके हिसाब से हम बात करेंगे। तो चलिए खैर यहाँ से आगे बढ़ते हैं, फिर एक और चर्चा करेंगे इस पर अभी। तो देखते हैं कि क्या इसके टाइप्स हो सकते हैं ट्रस के, वो सब देख लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ स्टील रूफ ट्रस की बात करेंगे तो डिफरेंट काइंड ऑफ रूफ ट्रसेस हैं, बहुत तरह के नाम हैं, कुछ यहाँ दिख रहे हैं, कुछ और अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस पर डिबेट नहीं करना है हम लोग को, इसको आप एक बार बुक से जाके पढ़ लेंगे। ठीक है, कौन सा रूफ ट्रस कहाँ यूज करेंगे, किस तरह का यूज करेंगे, कौन सा ज़्यादा स्पान में यूज करेंगे, कौन सा छोटा स्पान में यूज करेंगे, तो ये सब आप जाके एक बार बुक में पढ़ेंगे। राइट, यहाँ पे एक कवर भी मैंने फिगर दिखाया आपको कि ऐसे ऐसे ट्रस हो सकते हैं। ठीक है, और सबका एनालिसिस करने आपको आना चाहिए। अब इस सब तो पूछा नहीं जाता है एग्जाम में, बट एग्जाम में ये पूछा जरूर जाएगा कि टाइप्स ऑफ स्टील रूफ ट्रस लिखिए, तो लिस्ट कर देंगे, फिगर बना देंगे, एक दो लाइन सब में लिख देंगे, ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, उतना ही काफ़ी हो जाएगा। ये भी टाइप्स हो गए आपको स्टील रूफ ट्रस के, ये भी अलग अलग टाइप्स के यहाँ आपको दिखे हुए, इसके अलग अलग नाम हैं। ठीक है, तो जनरली ये सब हम लोग यूज कर सकते हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा स्पान की जरूरत होगी, जहाँ पे फिंक ट्रस है, फिंक ट्रस और किंग पोस्ट ट्रस, ये सब एक आध नाम है जो आपको याद होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, आप बुक में जाके एक बार देख लेंगे, वहाँ से नोट कर लेंगे, एक नोट बना लेंगे। ठीक है, आप लोग कर लेंगे इस टास्क को। टाइप ऑफ स्टील रूफ ट्रस के बारे में एक लाइन लिखना है, फिगर बनाना है, एक लाइन लिखना है, फिगर बनाना है। ओके, हो जाएगा? यस सर। ठीक है, वो कर लीजिएगा। यस ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं, चलिए एक बार और यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, सिंपली एक ओवरव्यू ब्रीफली देख लेते हैं। ठीक है, द किंग पोस्ट ट्रस जो सबसे पहला वाला था, इज मेनली एडॉप्टेड फॉर शॉर्ट स्पान। अगर 6 मीटर से कम का होता है तो शॉर्ट स्पान के लिए हम लोग किंग पोस्ट ट्रस का यूज करते हैं, जो सबसे पहला आपने देखा था। ठीक है, इट इज यूजुअली बिल्ट ऑफ वुड कंप्लीटली और ऑफ वुड कॉम्बाइंड विद स्टील, स्टील रॉड्स आर यूज एज टेंशन मेंबर्स। तो वहाँ वुड का भी बनता है, ये भी आपको पता होगा। पहले पुराने घरों में, गांव में हम लोग देखेंगे, अगर जो नहीं घर होता था, खपरा का जो घर होता था, देखते थे वहां पे लकड़ी का ट्रस बनाया जाता था। किसने देखा देखा है ना? गांव में अभी भी दिखता है, जिसमें लकड़ी का ट्रस बनाया जाता है, जो नहीं होता है क्या पेड़, ताड़ का जो पेड़ होता है, देखे हैं? उसका भी यूज किया जाता है, उसका बना बना के सब हम देखे हैं, इससे बोल आप लोग में भी देखे होंगे, तो वुड का भी यूज किया जाता है। उसके बाद क्वीन पोस्ट ट्रस इज फाउंड सुटेबल फॉर 6 मीटर टू 9 मीटर फॉर ऑर्डिनरी बिल्डिंग्स। द थिंक टाइप ट्रस इज फाउंड टू बी वेरी सेटिस्फैक्टरी। दिस ट्रसेस आर कन्वीनियंट फॉर स्पान्स 12 टू 18। तो थिंक टाइप ट्रस जो होता है बहुत ज़्यादा स्पान के लिए भी सुटेबल हो सकता है। ठीक, तो इसके बारे में तो आप लोग लिखेंगे ऑलरेडी। For a small span, flat roof may be supported on beams, but for larger span, flat trusses are to be used. In this case, the upper chord will be inclined sufficiently to provide just the required slope for the proper drainage. ड्रेनेज के लिए हम लोग ऊपर का जो कॉर्ड है उसको थोड़ा सा इंक्लाइन प्रोवाइड कराएंगे। इन फैक्ट्री बिल्डिंग्स वेयर कंसिडरेबली मोर लाइट इज डिजायरेबल, द शॉर्ट टूथ ट्रस इज यूज, जैसा कि वर्कशॉप वगैरह में या फैक्ट्री वगैरह में, इंडस्ट्री वगैरह में यूज करेंगे। तो ये सब टाइप्स आपको उधर दिख जाएंगे, अभी जो फिगर दिखा था उसमें ही, इसमें आप लोग पढ़ेंगे और एक नोट कर लेंगे जरूर। चलिए अब बात करें लोड्स की, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये सब कोड्स हैं जिसमें हम लोग लोड को देख सकते हैं। डेड लोड का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए रूफ का अगर कवरिंग है, तो रूफ कवरिंग का अगर मान लीजिए, जैसे रूफ कवरिंग का अगर बात करें, इसका क्या होगा, तो जनरली आपको मिल जाएगा, जैसे कि आपको जीआई शीट है जो यूज करते हैं। जीआई शीट का देखें, एस्बेस्टस बना होता है, एसी शीट देखे हैं? यस सर। ठीक है, तो इसका अगर समझ आए तो ये 100 से लेके 150 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसा कुछ इसका रूफ कवरिंग का डेड लोड होता है। डेड लोड की अगर बात करें, एसी शीट की बात करें तो 120 से लेके 156 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसा कुछ रहता है। अगर पर्लिन्स की बात करें, जो पर्लिन्स होता है उसका अगर जनरली बात करें पर्लिन्स, तो 100 से लेके 120 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का कुछ इसका लोड हो सकता है, डेड लोड। ट्रस की बात करें तो ट्रस का जो है डिपेंड करता है L/3 स्पान पे डिपेंड करता है, प्लस 5 × 10 इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब ये स्पान पे डिपेंड करता है, जितना स्पान होगा उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट, मतलब क्या हुआ ट्रस के केस में, नीचे में भी ना दिखे, L/3
प्लस 5 इंटू 10 इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ आपको और बुक में जाके भी देख सकते हैं, अदरवाइज इस कोड में जाएंगे, ये जो आपका कोड है पार्ट 1, इसमें जाएंगे आपको ये सब चीज़ें दिखेंगी, राइट। लाइव लोड के लिए या इम्पोज्ड लोड उसी को बोलते हैं, उसके लिए आपको इस कोड में जाके देख लीजिएगा। विंड लोड के लिए हम लोग पार्ट 3 का यूज करेंगे, राइट, और स्नो लोड के लिए हम लोग पार्ट 4 का यूज करेंगे। तो ये सब क्या है, आपके लोड्स को देखने का तरीका आप जाके देख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? बोलिए। यस सर। ठीक है, इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और लोड कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो अलग अलग लोड कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, और जिसमें मोस्ट क्रिटिकल होगा, जो सबसे ज़्यादा लोड होगा, उसको हम लोग चूज करेंगे। मोस्ट क्रिटिकल लोड कॉम्बिनेशन इज यूज्ड फॉर डिजाइन, फॉर जो आपका डिजाइन है उसके लिए हम लोग करेंगे, डिजाइन ऑफ स्टील रूफ ट्रस। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये चीजें करेंगे, लोड कॉम्बिनेशन जो दिया रहेगा एक्चुअली क्वेश्चन में दिया रहेगा उस हिसाब से हम लोग कर लेंगे। अब हमारा मेन काम जो है वो आपका है कैलकुलेशन ऑफ विंड प्रेशर लोड ऑन रूफ ट्रस। ठीक, क्या रेडी है कैलकुलेट करने के लिए? बोलिए। यस सर। चलिए, उससे पहले जब आप रेडी हैं तो इससे पहले हम लोग कुछ चीज़ों को समझते हैं जो बेसिक रिक्वायरमेंट है इस चीज़ को समझने के लिए। तो मान लिया जाए, एक फिगर हम बना देते हैं आपको, ये आप लोग भी बना लीजिएगा। जैसे इस तरह का कोई पिच रूफ है, ठीक, ठीक है, इस तरह का मान लीजिए है, नीचे अर्थ है, ये आपका बना हुआ है, और ये जो है, ठीक, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये, इसको बोलते हैं अल्फा। ये जो आप देख पा रहे हैं ये क्या है, बोलिए, इसको कौन सा कॉर्ड बोलेंगे? टॉप कॉर्ड। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? टॉप कॉर्ड। इसको हम लोग भी बोलेंगे टॉप कॉर्ड, राइट, ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए? मेन कॉर्ड बोलेंगे, है ना। इसका अगर 3 डायमेंशन बनाइएगा तो थोड़ा सा ऐसे चले जाइए, बना लीजिएगा आप लोग, इस तरह से हम लोग इसको विजुलाइज कर सकते हैं, इस तरह कुछ होगा, राइट। तो इस तरह का आपका कुछ रूफ रहेगा। तो इस चीज को हम लोग क्या क्या बोलेंगे, जरा इस टर्म को समझ लिया जाए। ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? स्पान बोलेंगे। ओके, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? बोलिए। हेलो, आवाज जा रही है क्या? प्लस म्यूट कर। उसके बाद ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक हाइट हो गया, ठीक है, ये h हो जाएगा, ये जो पार्ट है, ओके। उसके बाद ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं राइज, इसको हम लोग बोलते हैं राइज, ओके। तो इसको हम लोग बोलेंगे राइज बोलेंगे। अल्फा क्या है, तो अल्फा को यहाँ लिख लेंगे हम लोग, इसको हम लोग बोलेंगे रूफ एंगल। यही स्लोप हुआ, यही पिच हुआ, ठीक। अल्फा जो है यही स्लोप हो गया या पिच हो गया, ठीक है, इस तरह से। और बीच में हमको वो लाइन दिखेगा जो रिज है वो दिखेगा, ठीक। ये आपका हो जाएगा ईव्स हो गया, एस लगा दीजिए ईव्स। उसके बाद ये जो है रिज है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, एक दो चीज हम लोग समझना है बस।
ये जो पार्ट है अंदर का, हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं हम लोग। मान लिया जाए तो इसको हम लोग बोल रहे हैं एफ ई एफ, ठीक है। और यहाँ बोल देते हैं जी और एच, चार पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड कर दिया। उसके बाद सपोज कि हमारा विंड इधर से कहीं से आएगा, लेकिन पता नहीं किस डायरेक्शन से आएगा। सपोज ये हमारा विंड का डायरेक्शन, विंड डायरेक्शन, ओके। तो इसको हम मान लेते हैं एक एंगल थीटा पे। इसको हम लोग बोल सकते हैं स्लोपिंग रूफ प्लान। चलिए, ये बात समझ में आ रही है, बोलिए। Yes, एक बार sir. फिर बोलिएगा। इसको आप लोग हाँ जी, आपने बोला। जरा लिख लीजिए, तो इसको बना लीजिए। तो चलिए, सब लोग क्लियर है? इसी बन गया फिगर। इस तरह का फिगर हम लोग क्वेश्चन में बनाएंगे, इसलिए अभी बना दिए। सब लोग बना लिए? Yes, sir. हाँ। तो देखिए, अब यहाँ हम लोग क्या बात करते हैं। यहाँ जो मेन रूप से खेल है वो है थीटा का। कौन सा? ये वाला विंड एंगल का। तो विंड एंगल या तो कभी हो सकता है कि 0 डिग्री हो जाए, कभी हो सकता है कि 90 डिग्री हो जाए। हो सकता है ना, दो केस बन सकता है। उसके अलावा अल्फा तो वेरी करेगा, अल्फा का एंगल तो वेरी करेगा ही। तो एक वेरिएबल आपका अल्फा है, और एक ये हो सकता है कि 0 डिग्री हो जाए या 90 डिग्री हो जाए। दो केस का हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे, है ना, विंड एंगल का। और उसके बाद स्लोपिंग रूफ के हिसाब से बात करेंगे। तो एक केस बन रहा है जहाँ पे विंड एंगल 0 हो जाए। तो 0 हो जाएगा तो ये वाला जो है, इसको हम लोग बोलेंगे, ये जो पैनल है इसको हम लोग बोलेंगे विंड वार्ड। ये विंड वार्ड की तरफ है, इसको हम लोग बोलेंगे ली वार्ड, ठीक है। तो इस केस में दो दो चीज आपको दिखेगा, विंडवार्ड और लीवार्ड। तो विंडवार्ड मतलब इधर, लीवार्ड मतलब ये। और अगर 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब पैरेलल हो जाएगा, ऐसे 90 डिग्री हो जाएगा। तो जब 90 डिग्री हो जाएगा तो आपको क्या करना है, इस बिल्डिंग को हर बार आपको 1 2 3 4 भाग में डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। 4 भाग में डिजाइन करने के बाद जो हम लोग क्या करेंगे, 1/4 लेंथ ऑफ बिल्डिंग, मतलब ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ईजी, एक ईजी लेंगे नियर गैबल एंड, इस पैनल को समझेंगे। और मिड वाला लेंगे, एक लेंगे एफ एच, मिड जो हाफ होगा उसको लिया जाएगा। तो एफ एच एक लेते हैं, इसको बोलेंगे हम लोग इंटरनल बे, बी ए वाई। तो इन दोनों का एक टेबल आपको मैंने भेजा है, आप देखें क्या भेजा, एक टेबल आपको 0 डिग्री और 90 डिग्री का टेबल होगा। इस टेबल के हिसाब से वहां पे Yes, sir. इस टेबल के हिसाब से वहां पे एक्सटर्नल प्रेशर कॉफिशिएंट दिया हुआ है। तो ये चीज अगर समझ रहे हैं तो यहाँ से हम लोग एक ही बात निकालने के लिए हम इसको बना रहे हैं, वो है एक्सटर्नल प्रेशर कॉफिशिएंट। ये आपको थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा। एक्सटर्नल प्रेशर कॉफिशिएंट निकालने के लिए हम इतनी बात कह रहे हैं आपको। तो ये चीज निकालने के लिए हमको ये बात समझ में आना चाहिए। इस पोर्शन को अगर आप समझ गए तो उस टेबल का हम लोग इजिली यूज कर लेंगे। हर बार यहाँ पे दो केस बनेगा, एक केस ये बनेगा, एक दूसरा केस ये बनेगा। जैसा कि आपको टेबल में दिख रहा होगा, विंड एंगल अगर 0 होगा तो 0 वाला टेबल में 0 से देखेंगे, 90 होगा 90 से देखेंगे, और दोनों के लिए निकालेंगे, ठीक है। विंड एंगल 0 और 90 ये दोनों के लिए हम निकाल के चलेंगे। नॉर्मल प्रैक्टिस है जो हमारा कोड कहता है। इसके अलावा कोई एंगल पे होगा तो वो हमारा अभी यहाँ पे नहीं निकल पाएगा। ये कोड में आपको 0 और 90 पे एनालाइज करना है, और उसके हिसाब से आपको देख लेना है कि कितना कितना हमारा प्रेशर आएगा।
तो ये टेबल आपको अगर मैंने भेजा एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट फॉर पिच रूफ ऑफ रेक्टेंगुलर क्लैड बिल्डिंग, तो ये उसी का टेबल के लिए हम बता रहे हैं। तो इस तरह का जो कंपोनेंट पार्ट है आपको समझ में आना चाहिए। रिज किसको बोलेंगे, ईव किसको बोल रहे हैं, विंडवार्ड का मतलब क्या होगा कि विंडवार्ड मतलब जो हवा के साइड में, लीवार्ड मतलब जो हवा के अदर साइड में, समझ गए, बीच में रिज आएगा ना, बीच के इस पर लीवार्ड हो गया। तो ये सब चीज आपको समझ में आना चाहिए। प्लस आप देख लेंगे कि ई ई जी क्या है, एफ एच क्या है, ठीक है, ई एफ क्या है, ये वाला क्या है, और जी एच क्या है, ठीक है, ये दोनों चीज आपको समझ में आना चाहिए। तो ये विंड, ये जो होगा विंडवार्ड हो गया डायरेक्शन, और ये लीवार्ड डायरेक्शन हो गया, ठीक है। और एक ऐसे देखते हैं, फिर ऐसे देखते हैं जब 90 डिग्री हुआ तो इस केस के लिए हम लोग जो टेबल आपने देखा, और टेबल आपको मैं बताऊंगा अभी, उस टेबल के हिसाब से हम लोग ये चीज को देख लेंगे, ठीक है। ये चीज लिख लिया है आपने, बताइए, ठीक। यस सर। चलिए एक बार आपको टेबल दिखा देते हैं, ताकि टेबल देखेंगे तब हम लोग को और चीजें समझ में आएगी। अभी तो आगे बढ़ना ही है। तो अगर, चलिए यहाँ पे नहीं भी दिख रहा है, लेकिन अब हम लोग क्या करना है, एच बाई डब्ल्यू निकाल लेना है, ठीक है। एच बाई डब्ल्यू निकाल लेना है और पता कर लेना है कि एच बाई डब्ल्यू किस रेंज में आता है। तो ये बिल्डिंग का हाइट रेशियो है, बिल्डिंग हाइट रेशियो यहाँ से निकाल लेंगे और इसमें हम लोग चलेंगे। उसके बाद रूफ एंगल आपको पता चल जाएगा। रूफ एंगल का मतलब ये वाला जो अल्फा है वो पता चल जाएगा, अल्फा पता चल जाएगा। उसके बाद हम लोग विड एंगल जीरो का यहाँ से देख लेंगे, विंड एंगल जीरो के लिए देखिए, और विंड एंगल 90 के लिए, दोनों के लिए दिया हुआ ये चीज दोनों, ई एफ जी एच ई जी एच एफ एच, ये चार वैल्यू आपको निकाल लेने होंगे। और जहां पे अल्फा, जैसे अल्फा मान लीजिए 26 डिग्री आया, तो आपको यहाँ पे इंटरपोलेट करना पड़ेगा। याद है इंटरपोलेशन, बीच का वैल्यू निकालना पड़ेगा, समझ गए। ये किसके बीच में आएगा, 20 और 30 के बीच में आएगा। तो 20-30 के बीच का वैल्यू लेना होगा, ये वाला वैल्यू जो हम लोग चूज करेंगे, ये वाला, ठीक है। समझ में आया ये चीज, बताइए। यस सर। और सबको इंटरपोलेट करना पड़ेगा, एक वैल्यू यहाँ, एक वैल्यू यहाँ, एक वैल्यू यहाँ, एक वैल्यू यहाँ, मतलब यहाँ बहुत सारा कॉम्बिनेशन निकलेगा विंड प्रेशर का। एक इससे निकलेगा, एक इससे निकलेगा, एक इससे निकलेगा, एक इससे निकलेगा, इतने सारे चीजों से कॉम्बिनेशन निकल के आएगा। और सबका सबका देखेंगे, सबको मिला के देखेंगे कौन सा मैक्सिमम है, वो चूज करेंगे विंड प्रेशर, वो चूज करेंगे लोड, और उस पर हम लोग डिजाइन करेंगे। तो ये काफी लंबा प्रोसीजर है, मैं अभी बताऊंगा आपको। चलते हैं स्टेप बाय उस चीज को करेंगे और आपको और अच्छे से चीजें समझ में आएगी। चलिए अब हम लोग चलते हैं लोड के कैलकुलेशन की और स्टेप्स वाइज समझते हैं कि क्या स्टेप हम लोग यूज करेंगे। सबसे पहला कैलकुलेशन करने में स्टेप है, ठीक है, वो है आपका स्टेप 1। लिखते जाइएगा आप लोग। ये है आपका डिजाइन, डिजाइन विंड स्पीड, लिख लीजिए इसको, डिजाइन विंड स्पीड। इसको हम लोग डिनोट करते हैं वी जेड से। और वी जेड जो होता है, इसका फॉर्मूला एज पर द कोड IS 875 पार्ट 3, इसके हिसाब से वी जेड जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं VB इंटू K1 K2 और K3। ये आपका फॉर्मूला है, लिख लीजिए इसको। यहाँ पे एक चीज लिखना जरूरी है कि वेयर K1 क्या है, राइट। इससे पहले K1 से पहले VB लिख लेते हैं क्या है। K1 क्या है, इस तरह से। VB जो है आपका, इसको बोलते हैं बेसिक विंड स्पीड मीटर पर सेकेंड। K1 जो है आपका प्रोबेबिलिटी फैक्टर, प्रोबेबिलिटी फैक्टर, और
रिस्क फैक्टर, रिस्क कोफिशिएंट। K2 आपका हो जाएगा टेरेन, हाइट, स्ट्रक्चर और साइज, ठीक है, ये सब पे डिपेंड करता है फैक्टर। K3 जो है ये हो जाएगा आपका टोपोग्राफी फैक्टर। सब लिख लीजिए तो आप लोग। तो यहाँ पे जो भी चीजें आपको दिख रही है VB, K1, K2, K3, ये सब कहाँ से हमको मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? ये सारी चीजें आपको मिलेगी इस कोड से। इसमें जो VB है ये डिपेंड करता है सिटी पे, डिपेंड करता है कौन सा शहर है। अगर आपको शहर का नाम पता है तो VB पता चल जाएगा। मतलब बोलिएगा पटना, तो पटना के लिए कितना होगा VB, वो आपको इस कोड में जाएगा, तुरंत मिल जाएगा। ठीक, चलिए आपको VB हम दिखा देते हैं। K1, K2, K3 भी आपको बुक में मिल जाएगा, कोड में मिल जाएगा, लेकिन ये सब क्वेश्चन में दिया रहता है। इस बेसिक विंड स्पीड एट 10 मीटर हाइट फॉर सम इंपोर्टेंट सिटीज और टाउन। तो बताइए पटना के लिए कितना है, देख के जरा बताइए। 47। पटना यहाँ दिख रहा है हम लोग को, पटना के लिए 47। इसी तरह से जो भी शहर आप देखिएगा उसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक विंड स्पीड, और इसका क्या यूनिट है वो भी देख लीजिए, मीटर पर सेकेंड। तो 47 भी यहाँ से आप निकाल सकते हैं। अगर आपको शहर का नाम दे दिया तो आप लिख देंगे 47 मीटर पर सेकेंड है। ठीक, और K1, K2, K3 ये तीनों वैल्यू जो है आपको क्वेश्चन में ही दिया रहेगा, अदरवाइज लिखा रहेगा कि जो जो भी आपको रेफरेंस है वो चीजें दे रखी रहेगी, जिसपे वो डिपेंड करता है। टेबल में जाएंगे हम, उस हिसाब से देख के निकाल लेंगे। 3-4 टेबल है कोड में, जिस हिसाब से हम लोग उसको निकाल सकते हैं। चलिए उसको भी एक नज़र से देख लेते हैं। मतलब बेस्ड ऑन जो अगर विंड स्पीड है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ से बात कर लेंगे। तो नॉर्मली ऑल जनरल बिल्डिंग के लिए 1 हो जाता है, देख रहे हैं 1 1 1, इसीलिए K1 जो है आपको ज़्यादातर 1 मिलेगा, K1 इज इक्वल टू 1। तो इसलिए इसमें दिक्कत नहीं है। बाकी टेम्पररी शेड और बाकी चीज़ों के लिए यहाँ पे थोड़ा बहुत ये फर्क पड़ता है, तो ये यहाँ से देखा जा सकता है। जिस तरह का क्वेश्चन में दिया है उस तरह से देख लेंगे। K1 ऐसे निकल जाएगा। K2 निकालने के लिए हम लोग को टेरन पे देखना पड़ेगा, किस तरह का टेरन कैटेगरी है, अलग अलग कैटेगरी यहाँ दिया हुआ है, ABC लिखा हुआ है। तो इस कैटेगरी में फॉल करेगा क्लास, जो भी क्लास होगा स्ट्रक्चर का, उस क्लास के हिसाब से, हाइट के हिसाब से K2 निकल जाएगा। तो K2 जो है डिजाइन विंड स्पीड वेरिएशन विथ हाइट इन डिफरेंट टेरेन फॉर डिफरेंट क्लास ऑफ बिल्डिंग, यहाँ से मिल जाएगा। डिपेंड किस पे कर रहा है, स्पीड वेरिएशन पे डिपेंड कर रहा है, हाइट ऑफ स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा, टेरेन पे डिपेंड कर रहा है, तो वो क्लास पे डिपेंड कर रहा है, उसके हिसाब से निकल जाएगा। ये भी दिया रहेगा, इसलिए घबराना नहीं। उसके बाद एक और जो है आपका जो K3 है, ठीक है, K3 का भी एक यहाँ पे मिल जाएगा आपको इसी कोड में। ये सब तो वही सब दिया है। ठीक है, K3 मिल जाएगा, इसमें ऊपर ही मिल जाएगा मुझे लगता है। अभी हम इसको देखने जाएंगे, समय लगेगा। तो ये देख लीजिए क्या है, K3 का कहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी K3 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये टोपोग्राफी KG फैक्टर द बेसिक विंड स्पीड VB इन फिगर 1 टेक्स अकाउंट फॉर द डैट। तो इसको आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको मिल जाएगा K3 का वैल्यू जो है, जनरली जो है 1 लिया जाता है, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए ये यहाँ लिखा हुआ है, देख रहे हैं। तो K3 में भी टेकन है इक्वल टू 1.0। अगर आपको थीटा जो है, अपविंड जो है ग्रेटर देन 3 होगा, 3 डिग्री से ज़्यादा होगा तो हम लोग ये लेंगे। तो जनरली 3 डिग्री ज़्यादा तो मिल ही जाता है, इसलिए वही भी 1 ही लिया जाता है ज़्यादातर। उसके बाद और भी चीज़ें लिखी है कि 1 कब लेना है या कुछ अलग कैसे लेना है, तो यहाँ से देख सकते हैं। इसलिए सब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, K1, K2, K3 पे दिमाग नहीं लगाना है आपको, बस
एक बार बस नाम सुन लिए हैं, समझ लिए बस बहुत है। K1 K3 K2 और K3 दिया ही रहेगा, ठीक है। चलिए उस पर ज़्यादा डिबेट नहीं करना। अब हम लोग बात कर लेते हैं। यस सर। यस सर। चलिए स्टेप 2 आप लिखिए जरा। काम हम लोग ये कर रहे हैं कैलकुलेशन। स्टेप 2 क्या करेंगे, निकालेंगे डिजाइन विंड प्रेशर स्मॉल p d। so pd is equal to 0.6 vz स्क्वायर। vz तो आपको यहां से पता चल ही गया, ये क्या है, डिजाइन विंड स्पीड, जो हम लोग निकाल चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। पीडी निकल जाएगा क्या, पीडी तो आपके क्लास में भी मौजूद है क्या अभिषेक? जी सर। यस सर, हाँ, पहले निकला हुआ है। तो पहले ही निकला हुआ तो पीडी यहां से हम लोग निकाल सकते हैं 0.6 इंटू वीजेड का स्क्वायर करिए, वीजेड वहां से पहला स्टेप से निकल जाएगा, और आपका ये विंड प्रेशर जो है, डिजाइन विंड प्रेशर यहाँ से निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जब यहाँ तक निकालने के बाद अब हम लोग चलेंगे थर्ड स्टेप पे, और थर्ड स्टेप में जो हमारा निकालने का है वो है निकालना कंप्यूट इंटरनल प्रेशर कोएफिशिएंट, इंटरनल कोएफिशिएंट जिसको हम लोग CPI बोलते हैं, एंड एक्सटर्नल प्रेशर कोएफिशिएंट, ये निकालना है हम लोग को। इसको हम लोग बोलते हैं CPE और CPI, दो चीज निकालना है हम लोग, ये और ये, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा, दो केस यहां बनता है, केस 1 और केस 2, दो केस यहाँ पे बनेगा, और दोनों केसेस के लिए आपको कॉम्बिनेशन निकालने होंगे, ठीक है। दोनों केस के लिए आपको CPI और CPE निकालना होगा, राइट। तो CPE निकालने के लिए हम लोग जो टेबल देख रहे थे वही टेबल का यूज करेंगे, ठीक है। CPE निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, जो टेबल अभी हमने आपको दिखाया था वहीं से CPE निकालेंगे, क्लियर है। तो केस 1 होता क्या है, केस 1 कहने का मतलब है कि विंड नॉर्मल टू रिज, मतलब क्या हुआ, थीटा इज 0 डिग्री, विंड पैरेलल टू रिज, थीटा कितना हुआ, बात समझ में आई, थीटा है, अगर थीटा 0 हो जाएगा तो नॉर्मल होगा ना, ये रिज के नॉर्मल होगा, ये रिज है तो बोलिए, यस यस ठीक है। तो दो केस बनेगा, विंड नॉर्मल टू रिज और विंड पैरेलल टू रिज, और दोनों केसेस में आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है CPE निकालना है और CPI निकालना है। तो CPI निकालने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, CPE निकालना है दोनों केसेस में और CPI निकालना है। तो इन दोनों केसेस में ये चीज़ें हम लोग को निकालनी है। तो CPE निकालने के लिए जो हमने टेबल आपको दिखाया है कोड में, उस टेबल का यूज करेंगे, और डिपेंडिंग अपॉन अल्फा H/W, इन दोनों पे डिपेंड करते हुए हम लोग CPE निकाल लेंगे। तो CPI कैसे निकालेंगे, कौन बताएंगे, बोलिए। बोलिए कैसे निकलेगा CPI, चलिए बताते हैं आपको। CPE तो समझ गए आप लोग,
इसको लिख लिए हैं? यस सर। क्या मिटा दें? यस सर। चलिए मिटाते हैं। आप लोग समझ गए हैं कि सीपीई निकालने के लिए हम लोगों को अल्फा निकालना होगा, h/w निकालना होगा, ठीक। एंड इसको हम लोगों को टेबल से देखना होगा, टेबल से हम लोग देख लेंगे। और ये दोनों केसेस पे भी डिपेंड करेगा, थीटा वाला केस पे, थीटा 0 है 90 उस पर डिपेंड करेगा, तो उस टेबल से हम लोग निकाल लेंगे। सीपीआई की अगर हम बात करेंगे, इंटरनल प्रेशर कॉफिशिएंट की बात करेंगे, तो इसको निकालने के लिए हमारे पास एक टेबल मौजूद है। कोड क्या कहता है कि अगर इस तरह का एक टेबल बना लीजिए, यहाँ ओपनिंग डिपेंड करता है, वॉल ओपनिंग, मतलब ये घर बना है, रूफ ट्रस बना है, तो इसमें ओपनिंग भी तो होगा, खिड़की दरवाजा ये सब भी तो होगा। तो अगर ओपनिंग का परसेंटेज, अगर ओपनिंग का परसेंटेज जो है लेस देन इक्वल टू 5% ऑफ वॉल एरिया है, तो हमारा सीपीआई जो होता है वो ±0.2 होता है इन एनी केस, कोई भी केस में, दोनों केस में। अगर ये 5 से लेके 20% ऑफ वॉल एरिया होगा तो हम लोग लिखेंगे इसको 0.5 ±0.5। ओके, इस टेबल को बना लीजिए। और अगर ये ग्रेटर देन 20% ऑफ वॉल एरिया होगा ओपनिंग, ये प्रेशर जो है थोड़ा और बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इंटरनल प्रेशर कब बढ़ेगा? जब ओपनिंग ज्यादा रहेगा, है ना। घर में हवा घुसने ही नहीं दीजिएगा तो इंटरनल प्रेशर कम लगेगा। समझ गए बात को? बोलिए। यस सर। तो क्या करना है, घर में ओपनिंग कम देना है, ज्यादा देना है? चलिए, खैर मुद्दा वो नहीं। तो कहने का मतलब जो आपका रूफ है, इस रूफ पे कुछ ऐसे आएगा, कुछ ऐसे आएगा, समझ रहे हैं? इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये सीपीई सीपीआई जो बोल रहे हैं, ये इसलिए बोल रहे हैं कि हम लोग दोनों तरफ से निकाल लें कि कितना एक्सटर्नल प्रेशर आएगा, कितना इंटरनल प्रेशर आएगा, और दोनों को कंबाइन करने से, कंबाइन कर देंगे इंटरनल प्लस माइनस एक्सटर्नल, ये करेंगे हमारा कंबाइंड प्रेशर निकल जाएगा। बात समझ में आई? बोलिए, यहां तक क्लियर हुआ है? इसको लिख लिए हैं आप लोग? बहुत बहुत हम लोग क्लोज आज गए हैं अब डिजाइन का, एक दो स्टेप और है बस। समझ गए इस बात को? बोलिए। ठीक है, तो इस टेबल को जरूर नोट कर लीजिए, हम पूछेंगे अभी, टेबल का यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप नंबर जो आप 4 बोलिए। तो फोर्थ स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लोग निकालेंगे कॉम्बाइंड विंड प्रेशर। और कॉम्बाइंड विंड प्रेशर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सिंपल यही करते हैं कि एक्सटर्नल विंड प्रेशर, ठीक है, प्लस माइनस इंटरनल विंड प्रेशर। मतलब यहां पर भी हम लोग पीडी का काम करेंगे। समझ गए? ये फॉर्मूला लगा दें। ओके, राइट इट, लिख लीजिए। इसका यूज करेंगे, कॉम्बाइंड विंड प्रेशर निकल जाएगा। और कॉम्बाइंड विंड प्रेशर जो है हम लोग दोनों केसेस के लिए निकालेंगे, केस 1 के लिए निकालेंगे, केस 2 के लिए निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग विंड वार्ड के लिए निकालेंगे, ली वार्ड के लिए निकालेंगे। ठीक है, और क्या था जो आप वो देख रहे थे, ईजी और क्या था, एफएच, ईजी और एफएच, इसके लिए निकालेंगे। इसका मतलब हो गया
EF और GH। तो हम लोग एक इसके लिए निकालेंगे, एक इसके लिए निकालेंगे, एक इसके लिए, एक चारों के लिए निकालेंगे। ये भी कहीं कोने में लिख लीजिए। यहाँ तक क्लियर है? बताइए। यस सर। ओके, तो इसके बाद जब ये काम हो जाएगा, मतलब हमारा प्रेशर निकल गया, तो प्रेशर जो है एक तरह का स्ट्रेस है ना, यूनिट, स्ट्रेस में उसका यूनिट आता है। तो हम लोग को फोर्स निकालना है। फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए? फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे? फोर्स इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे। वेरी गुड। प्रेशर जो निकला उसको हम एरिया से सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दैट इज स्टेप नंबर 5। हम लोग इन सब केस के लिए फोर्स निकाल लेंगे। जो चारों यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4, चारों के लिए ये काम करेंगे, कॉम्बाइंड बिट प्रेशर निकालेंगे एंड देन फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप यही रहेगा। स्टेप नंबर 5 जो है, इसमें हम लोग क्या निकालेंगे? तो वो है आपका मैक्सिमम फोर्स इन इंडिविजुअल एलिमेंट। कैसे निकलेगा? तो Fi इक्वल टू CPE प्लस माइनस CPI इंटू PD इंटू AI। जो Fi निकलेगा वो जिसका एरिया चूज करिएगा उस हिसाब से आपको जिस इवेंट का करना है वो निकल जाएगा। ठीक है, लास्ट में हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? बोलिए। यस सर। ठीक है, अब इस पे हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे इस क्लास में, और उसको समझ जाने के बाद आपका आधा काम हो गया है। ठीक है, कि विंड लोड आप निकाल लीजिए। जब विंड लोड निकल जाएगा तो बाकी चीजें आसान हो जाएगी। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल हम लोग इस पे अभी करते हैं ताकि ये चीजें और हम लोग को पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ये लिख लिया फॉर्मूला? ठीक, ओके, आगे बढ़े, चलिए।